जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस के एम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके लिए क्या है, गतिमान आवेश और चुंबक। क्या है, गतिमान आवेश और चुंबक की बात करेंगे, ठीक है ना, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आपको सारी चीज़ों को पढ़ाना है, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 4 की बजाय आप लोग यहाँ पर क्या डाल लीजिएगा, चैप्टर 3। क्या डाल लीजिएगा, चैप्टर 3, ठीक है ना। तो आपका ये क्या है, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा देखिए, पहला जो सिलेबस था ना, पहले जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सारा चीज़ों को मिला लेना है, ठीक है ना। तो हमारा जो चैप्टर है क्या है, गतिमान आवेश और चुंबक, ठीक है ना। आप फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर की नोट्स पहले बनाकर तब आइएगा चैप्टर नंबर 3 में, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को आपके सिलेबस के अनुसार बताया हुआ है। तो सिलेबस आपको देख लेना है, सिलेबस देखते हुए आपको अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को करना है, ठीक है ना। चलिए, तो गतिमान आवेश आप इसमें धारा और चुंबक भी कह सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में आपको क्या दिया है, धारा और चुंबकत्व तो दे रखा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ मतलब कि करना है क्या, नोट्स आपको बनाते हुए चलना है, ठीक है ना। नोट्स बनाते समय कोई आप लोग गलती मत करिए, क्योंकि नोट्स आप बना लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में क्या चीज़ें हैं, हमें क्या चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है ना। चुंबक की बात करेंगे, वह काला पत्थर क्या कर रहा है, वह काला पत्थर जो लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, वह काला पत्थर जो लौह पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक है ना। क्या कर रहा है कि वह काला पत्थर जो लौह पदार्थों को क्या करता है, अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, उसे चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। चुंबक के प्रकार की बात करेंगे तो पहला प्राकृतिक चुंबक, दूसरा कृत्रिम चुंबक, ठीक है ना। तो चुंबक हमारे कितने प्रकार के होते हैं, हमारे चुंबक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पहला क्या है, प्राकृतिक चुंबक, दूसरा क्या है, कृत्रिम चुंबक, ठीक है ना। प्राकृतिक चुंबक की बात करेंगे, प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं, तो प्रकृति में पाया जाने वाला वह काला पत्थर, ध्यान दीजिएगा, प्रकृति में पाया जाने वाला वह काला पत्थर जो लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। प्रकृति में पाया जाने वाला वह काला पत्थर, वह लौह पदार्थ, ठीक है ना, वह काला पत्थर जो लौह पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे Fe3O4 ये चुंबक की खानों में पाए जाते हैं, किसमें, चुंबक की खानों में पाए जाते हैं। कृत्रिम चुंबक की बात करेंगे तो मानव द्वारा निर्मित जो चुंबक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जैसे क्या हो गया, दंड चुंबक, नाल चुंबक, विद्युत चुंबक इत्यादि, ठीक है ना। हमारे 3 प्रकार के चुंबक हम बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, चुंबक के गुण की बात करेंगे, आखिरकार चुंबक के गुण कितने होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिएगा, जब किसी चुंबक को किसी लौह चुंबकी के पास ले जाते हैं तो चुंबकीय प्रेरण के कारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। क्या कहते हैं, पहला देखिए पॉइंट क्या है, चुंबक के गुण में पहला पॉइंट क्या है, जब किसी चुंबक को हम किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के पास ले जाते हैं तो चुंबकीय प्रेरण के कारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। अगर हम किसी, देखिए अगर हम किसी लोहे को चुंबक से सटा कर रख देंगे ना, तो वो जो लोहा है वो भी क्या करेगा, चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है ना। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि उत्तर पोल और दक्षिण पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, आपको ये याद कर लेना है। चुंबक के ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। मतलब कहने का मतलब यही है कि मान लीजिए कोई इतना छोटा सा आपका चुंबक है, ठीक है ना, इसमें आपको नॉर्थ और साउथ पोल दिखेंगे। अगर इसको हम बीच से तोड़ेंगे ना तो फिर भी नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। चुंबक के ध्रुवों के समीप में चुंबकत्व का गुण अधिक होता है। क्या होता है, चुंबक के ध्रुवों के समीप में, यानी चुंबक के ध्रुवों के समीप में चुंबकत्व का गुण अधिक होता है। किसका गुण, चुंबकत्व का गुण क्या होता है, अधिक होता है। तथा चुंबक के ध्रुवों से दूर जाने पर, अगर हम चुंबक से ध्रुव से दूर जाएंगे तो जो चुंबकत्व का गुण है
वह कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है ना, ये आपको कर लेना है। चलिए, चुंबक के ध्रुवों के मध्य चुंबकत्व का गुण क्या होता है? शून्य होता है। अगर चुंबक के ध्रुवों के मध्य बात करें तो जो चुंबकत्व का गुण है वो क्या होता है? शून्य होता है। अगर यहाँ पर देखिए, मान लीजिए इसका ध्रुव क्या है? बीच में, जो आपको हमने चुंबक बताया ना, उसका ध्रुव क्या है? बीच में अगर है तो उसके जो चुंबकत्व का गुण है वो क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है ना। चलिए, यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर तथा दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर ठहरेगा। ठीक है ना। यदि किसी चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर दें? लटका दिया जाए तो चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है उत्तर की ओर और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर ठहरेगा। ठीक है ना। आप ये एक प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी चुंबक को धागे में बांध कर लटका दीजिए तो क्या होगा कि आप देखेंगे चुंबक है उत्तर और दक्षिण ध्रुव में क्या होगा? ठहरेगा। ठीक है ना। चलिए, यदि किसी चुंबक को आग में डालते हैं तो चुंबक का अस्तित्व खत्म हो जाता है। यदि किसी चुंबक को हम किस में डालेंगे? आग में डालते हैं तो चुंबक का जो अस्तित्व है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है ना। जब दो चुंबकों को पास में लाया जाता है तो उनकी आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? जब दो चुंबकों को क्या करते हैं? पास में लाते हैं तो उनके आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। ठीक है ना। चलिए, आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है? धारावाही प्रणालिका। ठीक है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। ठीक है ना। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। क्या है? धारावाही प्रणालिका। ठीक है ना। क्या होता है यहाँ पर? तो धारावाही प्रणालिका क्या होती है? तो धारावाही प्रणालिका खोखले बेलन जैसा होता है। धारावाही प्रणालिका होता है ना, किस तरीके से होता है? खोखले बेलन जैसा होता है। यह लकड़ी या दप्ती का बना होता है। लकड़ी या दप्ती का बना होता है। ठीक है ना। अभी आपको फिगर में भी समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है धारावाही प्रणालिका। देखिए, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। बार बार हम यही करें कि नोट्स अगर आप बना लेंगे ना तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं ना, वो चैनल को तुरंत लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेंगे ताकि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत ही पहुंच जाए। ठीक है ना, ताकि आप क्लास में जुड़ सकें। चलिए, इसमें तांबे के विद्युत रोधी तार लपेटे होते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होता है? तांबे के जो विद्युत रोधी पदार्थ हैं वो लपेटे होते हैं। इस तार का संबंध किसी सेल या कुंजी से कर दिया जाता है। इस तार का संबंध किससे? किसी सेल या कुंजी से कर दिया जाता है। जैसे ही कुंजी के को लगाते हैं धारावाही प्रणालिका में धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है ना। जैसे ही कुंजी को हम के को प्रेस करते हैं ना, उसमें क्या होता है कि धारावाही प्रणालिका में धारा प्रवाहित होने लगती है और कुछ समय बाद यह चुंबक बन जाता है। क्या बन जाता है? चुंबक बन जाता है। जिस सिरे पर विद्युत धारा का प्रवाह वामावर्त में होता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। जिस सिरे पर क्या होगा? जो करंट है वो बाएं तरफ से बहे ना, उसे हम उत्तरी ध्रुव कहेंगे। तथा जिस सिरे पर विद्युत धारा का प्रवाह दक्षिणावर्त में होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। ठीक है ना। ये देखिए कुछ आपका प्रणालिका है, ध्यान दीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना बेलन की तरह, ये कागज़ या दप्ती का आपका बना होगा। ठीक है ना। ये वामावर्त है, ये दक्षिणावर्त है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करते हैं हम? तांबे का जो विद्युत रोधी तार है ना उसको हम लगा देते हैं। मतलब विद्युत रोधी का मतलब कि जो विद्युत का अवरोध करे, विद्युत रोधी। ठीक है ना। जो विद्युत की अवरोध करे। जब इसमें हम करंट प्रवाहित करेंगे, ये कुंजी को जब प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा? चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे? धारावाही प्रणालिका, यानी कि चुंबक को बनाते इस तरीके से भी चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए धारावाही प्रणालिका का चुंबकीय व्यवहार। ठीक है ना। तो दो धारावाही प्रणालिकाओं को पास लाने पर उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। जब हम दो धारावाही प्रणालिकाओं को क्या करेंगे? पास मिलाते हैं, यानी पास मिलाएंगे तो उसमें क्या होगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा। ठीक है ना। आगे देखेंगे, यदि किसी भी धारावाही प्रणालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो, यदि किसी भी हम धारावाही प्रणालिका को क्या कर दें? स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर दें? लटका दिया जाए तो उसका जो उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर और दक्षिणी ध्रुव किसकी ओर? दक्षिण की ओर ठहरता है। ये सिंपल सा रूल आपको याद कर लेना है। ठीक है ना।
चलिए, बहुत बार पूछा गया नियम बायो सेवर्ट का नियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। देखिए, इसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, इसके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, इसके दीर्घ उत्तरीय सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इससे आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी बनते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। हम आपसे बार बार यही कहेंगे कि आप लोग क्या करिएगा कि नोट्स को बनाते चलिए, सारे क्वेश्चन जो आपके टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स को लिखते चलिए, ठीक है ना। बायो तथा सेबर्ट नामक वैज्ञानिक ने, किसने? बायो तथा सेबर्ट नामक वैज्ञानिक ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया। किसने? बायो तथा सेबर्ट नामक वैज्ञानिक ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या दिया? एक नियम दिया, जिसे हम बायो सेबर्ट का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? बायो सेबर्ट का नियम कहते हैं, ठीक है ना। किन्होंने नियम दिया? बायो तथा सेबर्ट नामक वैज्ञानिक ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे हम बायो सेबर्ट का नियम कहते हैं, ठीक है ना। इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। किसी धारावाही चालक तार के अल्पांश लंबाई डेल्टा एल से उत्पन्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई हमारा क्या है, धारावाही चालक है, ठीक है ना। अब उस धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई, मान लीजिए कुछ दूरी पर उसके हम लंबाई को लेंगे कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए उस लंबाई से क्या हो रहा है कि एक विद्युत यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जो क्षेत्र की तीव्रता है डेल्टा बी है। निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातों पर निर्भर करेगा, ये भी चीज़ आपको ध्यान देना होगा। यह चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है। किसके? यह चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। समीकरण नंबर 1 क्या होती है? डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। यह चालक तार के अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होती है। डेल्टा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। यह धारा की दिशा एवं चालक खंड को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जो एंगल बन रहा है ना उनके बीच, उसके जो साइन थीटा है, जो ज्या है, उसके अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। पहला हमने क्या बनाया, जो डेल्टा बी है वो आई के अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरा अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। तीसरा जो साइन थीटा जो एंगल बन रहा है ना उसकी अनुक्रमानुपाती होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। यह चालक खंड के बिंदु P तक क्या कर रहा है, यह चालक खंड के बिंदु P तक की दूरी के आर स्क्वायर के यानी कि आर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि डेल्टा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², समीकरण नंबर 4 क्या होगा, डेल्टा बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², समीकरण नंबर 4, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। अब देखेंगे सभी समीकरण को जोड़ देंगे। समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर तीनों समीकरण को क्या कर देंगे, चारों समीकरण को जोड़ देंगे तो डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। क्या हो जाएगा, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r², ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, धारावाही चालक क्या है, ये देखिए हमने आपको बताया ना। मान लेते हैं यहाँ पर क्या लेते हैं हम, अल्पांश लंबाई ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या ले लेते हैं, अल्पांश लंबाई लेंगे। यहाँ से यहाँ तक देखिए, मान लीजिए अल्पांश लंबाई हमने ये लिया। इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तीव्रता जो उसकी आई डेल्टा बी आई, ठीक है ना। इसमें करंट आई प्रवाहित हो रही है। ये देखिए साइन थीटा आपको इसमें ले लेना है, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक की दूरी क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। तो ये स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है ना। यही चीज़ है, बहुत ज़्यादा इसमें कठिन वाली बात नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो हमें क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा μ0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r², ठीक है ना। तो ये आपका कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, आपका नियम हो जाएगा बायो सेवर्ट का नियम। इस तरीके से आपको प्रूव कर लेना है। तो μ0/4 पाई ये क्या है, अनुक्रमानुपाती या नियतांक है। μ0 का मान क्या है, हवा या निर्वात के लिए चुंबकशीलता, और इसका मान 4 पाई × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर होता है। ये भी आपको लिख लेना है। डेल्टा एल क्या है, तार की अल्पांश लंबाई है, ठीक है ना। आई क्या है, तार में प्रवाहित धारा है। आर क्या है, चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र की दूरी, क्या है, चालक तार से चुंबकीय क्षेत्र की दूरी। डेल्टा बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए एक टॉपिक आपके लिए है विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना।
विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट था चुंबकशीलता म्यू जीरो में संबंध। तो म्यू जीरो बराबर क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपान 1, यानी कि आप नीचे 1 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब यहाँ से देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा, ये आपको विद्युत में पढ़े होंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। दो फार्मूले आपके पास हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹, या एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई 9 × 10⁹, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई × 10⁻⁷ अपान 4 पाई × 10⁻⁹, ठीक है ना। तो म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन नॉट, देखिए हमने म्यू जीरो का मान निकाला, एप्सिलॉन नॉट का मान निकाला, दोनों का क्या कर दें हम इंटू मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा 4 पाई × 10⁻⁷ अपान 4 पाई × 9 × 10⁹, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे -7 को हम नीचे ले आएंगे तो 1/9 × 10⁹ × 10⁻⁷, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1/9 × 10⁻⁻16, ठीक है ना, क्या 1/3 स्क्वायर × 10⁸ का होल स्क्वायर, यानी सी बराबर क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना, यानी कि 1/3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1/c², क्योंकि ये किसका मान है, प्रकाश की चाल, ठीक है ना। सी बराबर कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन नॉट 1/c², ठीक है ना, यानी c² बराबर क्या हो जाएगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, या c बराबर क्या हो जाएगा 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। चलिए आपके लिए संबंध हो जाएगा, ये हमारा चुंबकशीलता है, ये हमारा विद्युतशीलता है, ये प्रकाश की चाल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से संबंध आपको निकाल लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं। ध्यान दीजिएगा चुंबकीय बल रेखाएं कैसे होती है ना, सारी चीज़ों को यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यह बल रेखाएं एक काल्पनिक बंद वक्र होता है, जो यहाँ बल रेखाएं है ना क्या होती हैं, यह बल रेखाएं एक काल्पनिक बंद वक्र होता है, ठीक है ना, जिस पर चुंबकीय सुई चलती है, जिस पर क्या होता है चुंबकीय सुई हमारी क्या होती है चलती है, उसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या होगा एक बंद वक्र होगा जो कि काल्पनिक होगा, ठीक है ना, जिस पर क्या होगी हमारी चुंबकीय सुई क्या होती है चलती है, उसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण की बात करेंगे तो यह बल रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। जो बल रेखाएं हैं क्या होती हैं, एक बंद वक्र होती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं ध्रुवों के पास में पास तथा ध्रुवों से दूर जाने पर दूर दूर हो जाती हैं। मतलब जब चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों के पास होती हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए ना ये ध्रुव है, तो इसके जब पास होंगी तो ये पास होंगी, जब ये दूर जा रही हैं ध्रुव से क्या हो जाएंगी दूर दूर हो जाएंगी। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। आगे चलेंगे, आगे क्या है, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। मान लीजिए हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्या कर दें एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, तो उस पर क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा उसकी जो दिशा होगी वो व्यक्त करता है, उसकी दिशा को वहाँ व्यक्त करेगा। और अगला पॉइंट देखिए क्या है, दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये कभी भी एक दूसरे को काटती हुई आपको नहीं दिखाई देंगी, ठीक है ना। आगे चलेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रवेश करती हुई दक्षिणी ध्रुव पर जाती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ना वो उत्तरी ध्रुव से प्रवेश करती हुई दक्षिणी ध्रुव पर जाती हैं और पुनः उत्तरी ध्रुव पर आ जाती हैं, ठीक है ना। मतलब ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर जाती हैं और पुनः उत्तरी ध्रुव से निकल आती हैं, ठीक है ना। इस तरीके से इनकी क्रियाएं चलती रहती हैं। चलिए आगे आपको देखिए, ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा पूछता है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा पूछता है ना कि इसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। देखिए क्या करा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल, किस पर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल है यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए सभी जगह क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र है तीव्रता है सभी जगह समान है, और जो एंगल है वो भी समान है, जो धारा है वो भी समान है, और लंबाई कितना ले लिए L, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, माना किसी चालक तार की लंबाई कैपिटल L, तार में प्रवाहित विद्युत धारा
आई तथा तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र ए और कोण क्या है, थीटा है। ठीक है ना, वही चीज हमने आपको बताया कि चुंबकीय क्षेत्र है क्या है, वेक्टर बी है यहाँ पर सभी ओर, और जो एंगल है थीटा है, जो करंट है आई है, और जो क्षेत्र है वो क्या है, ए है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ए है। ठीक है ना, और जो एंगल बन रहा है थीटा। चलिए अब इसमें निकालते हैं। किसी धारावाही के चारों ओर क्या कर रहा है, किसी धारावाही के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय बल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बात, ध्यान दीजिएगा। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, समीकरण नंबर 1, यानी कि जो लंबाई है उसके अनुक्रमानुपाती होगा, और जो बल है धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगा, और साइन थीटा यानी कि ज्या के अनुक्रमानुपाती होगा। सभी में क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तो चारों समीकरणों को हम क्या कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LIB साइन थीटा, या F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KIBL, यानी कि हम अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे, एक कांस्टेंट लाएंगे तो क्या हो जाएगा, KIBL साइन थीटा, या F बराबर IBL साइन थीटा। क्या हो जाएगा, IBL साइन थीटा, समीकरण नंबर 5। ठीक है ना, ये चीज़ आपको फार्मूला निकल जाएगा। यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल है यह बराबर किससे निकालेंगे, IBL साइन थीटा से। ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद कर लेना है। चलिए फर्स्ट कंडीशन इसमें देखिए क्या है कि जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो समीकरण नंबर 5 से 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, IBL 0 डिग्री से, यानी कि IBL cos 90 का मान 1 होगा। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, IBL, या अगर B का मान निकालते हैं तो F अपान IL, समीकरण नंबर 6। यूनिट ऑफ B की बात करेंगे तो यहाँ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, डाइन सेकेंड प्रति, ठीक है ना, कूलाम सेंटीमीटर। अब इसकी बीमा की बात करें, MT की पावर -2 A की पावर -1। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। लॉरेंज बल की बात करेंगे, लॉरेंज बल किसे कहते हैं, ठीक है ना, जब कोई वस्तु क्या कर रहा है, जब कोई वस्तु आवेशित होता है, क्या होता है, जब कोई वस्तु क्या होता है, आवेशित होता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखिए लॉरेंज बल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा इसको। क्या कर रहा है, जब कोई वस्तु आवेशित होता है, क्या होता है, आवेशित होता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए कोई हमारी वस्तु है, वह क्या हो गई, आवेशित हो गई, उस पर आवेश आ गए, तो वो क्या होता है, उसके देखिए चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिस पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है। ठीक है ना, क्या होता है, जिस पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, लॉरेंज बल कहेंगे। सिंपल सी परिभाषा है कि जब कोई वस्तु आवेशित होती है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं और इस पर क्या होगा, एक बल कार्य करने लगेगा जिसे क्या कहेंगे, लॉरेंज बल कहेंगे। ठीक है ना, सिंपल सी परिभाषा। ठीक है ना, मान लेते हैं, देखिए क्यू आवेश है, थीटा इसमें एंगल बन रहा है, जो चुंबकीय क्षेत्र है बी है, और वी जो इसकी गति है वी है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, माना कोई वस्तु जिस पर आवेश की मात्रा Q एवं इसके क्षेत्र इलेक्ट्रॉन का वेग V, बनने वाला कोण थीटा तथा चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता हो तो लॉरेंज बल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करेगा। सबके क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि आवेश बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, साइन थीटा एंगल बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो भी बल बढ़ेगा। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 1 2 3 4 से क्या निकाल लेंगे, F इज इक्वल टू QB साइन थीटा इंटू बी, यानी कि QVB साइन थीटा। एक कांस्टेंट निकालेंगे कि इस अनुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। ठीक है ना, जहाँ के बराबर अगर 1 रख देंगे तो QVB साइन थीटा। ठीक है ना, लॉरेंज बल यही होता है। आप जिससे क्वेश्चन में पूछेगा, आवेश दिया रहेगा, वेग दिया रहेगा या एंगल दिया रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र दिया रहेगा, तो आपको वहाँ से लॉरेंज बल का मान निकालना होगा। तो सिंपल से आप निकाल सकते हैं ना। ठीक है ना, अगला देखिए टॉपिक हमारा क्या है, किसी धारावाही चालक में उत्पन्न, क्या कर रहा है, किसी धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। क्या कर रहा है, किसी धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। ठीक है ना, क्या कर रहा है, किसी धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम। जैसे मान लीजिए आपने कह दिया कि धारावाही चालक में हम क्या कर रहे हैं, आवेश प्रवाहित कर रहे हैं, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो वो कौन से नियम से आप निकाल सकते हैं।
पहला प्रथम नियम दाएं हाथ की हथेली का नियम, दूसरा मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। चलिए इस दोनों के बारे में समझते हैं, क्योंकि इससे आपसे पूछता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है ना। तो आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते चलिएगा, ठीक है ना। और जहाँ भी ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ज़रूर आपका रिप्लाई जाएगा और यहाँ पर आपको ज़रूर उसके लिए बताया जाएगा। क्या है, जब हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि क्या कराएं, मान लीजिए अपने दाएं, सभी लोग अपने दाएं हाथ को निकालिए और अपने पंजे को इस प्रकार फैलाइए। किस प्रकार, ध्यान दीजिएगा, फैली हुई अंगुलियां उस ओर इशारा करें जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना हो, ठीक है ना, तथा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, क्षेत्र की दिशा को, और हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होगा हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे आप लोग सभी लोग अपना हाथ फैला लीजिए और जो अंगुलियां हैं वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, और जो अंगूठा है ना, जो अंगूठा है आप देख रहे हैं ये किसको प्रदर्शित करेंगी, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जो अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रदर्शित करेंगी और जो अंगूठा है धारा की ओर करेगा, और इसके लंबवत बल लग रहा है, इसके लंबवत बल लग रहा है, ठीक है ना, यानी कि लंबवत आपको बल लग रहा है, तो लंबवत ऊपर की ओर होता है, ठीक है ना, ये आपको कर लेना है। मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, ठीक है ना, जब किसी पेंच को हम कसते समय, मान लीजिए कोई आप कभी पेंच कसे होंगे कहीं ना कहीं, तो जब किसी पेंच को कसते समय पेचकस की नोक विद्युत धारा की दिशा में प्रदर्शित करे तो अंगूठे के चलने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई पेंच को हम ऐसे कस रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे कस रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है कि विद्युत धारा की दिशा ऐसे होती है इस तरफ से, तो क्या कर रहा है, धारा की दिशा को प्रदर्शित की नोक क्या होगी, ये जो नोक है पेन की, ये विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, और जो अंगूठा है वो चुंबकीय क्षेत्र, यानी क्या अंगूठे के चलने की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होगी, ठीक है ना, और दिशा को प्रदर्शित करता है। ये आपको लिख लेना है, सिंपल सी बात है, यही आपको करना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय बल। किसमें, धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय बल क्या है। इसके निम्नलिखित दो नियम हैं, कौन कौन से, पहला दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो चलिए पहले दाएं हाथ की हथेली का नियम, यदि हम अपने दाएं हाथ, बायां पहले हमारा क्या था, बाएं था, अब हम दाएं हाथ को ऐसे फैलाएंगे, ठीक है ना। जब फैलाएंगे तो पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठे के समीप की सभी अंगुलियां परस्पर लंबवत हों, ठीक है ना, मतलब ये देखिए इस तरीके से फैलाएंगे, ठीक है ना, ये मतलब लंबवत है, तीनों क्या है, परस्पर लंबवत है, ये इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है, ठीक है ना, इस तरीके से आपको फैलाना है, ठीक है ना। चलिए कि अंगूठे के समीप की सभी अंगुलियां परस्पर लंबवत हो, तो अंगुलियां क्या होगा, तो अंगुलियां विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, ठीक है ना, और अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करेगा, और जो चुंबकीय बल की दिशा है वो हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होगी, ठीक है ना, ये आपको लिख लेना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की बात करेंगे, यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठे के समीप की दोनों अंगुलियां, जो अंगूठे के समीप की दोनों अंगुलियां हैं वो परस्पर क्या हों, लंबवत हों, तो पहली अंगुली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, ठीक है ना, दूसरी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे, तो चुंबकीय बल की दिशा अंगूठे के बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना, ये भी आपको लिख लेना है, ठीक है। देखिए ये आपके लिए डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये भी, ठीक है ना। क्या कर रहा है, ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, किसके कारण, ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये मान लीजिए हमारा क्या है, एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक है, ठीक है ना, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है, तो मान लीजिए अल्पांश लंबाई डेल्टा एल ले लेते हैं, ए सी आई इसमें करंट बह रही है, ठीक है ना, एक्स और वाई, ठीक है ना। अब इसमें हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो नियम जो आएगा, फार्मूला आपका क्या आएगा, वो फार्मूला आपको लिख लेना है, ठीक है ना। तो इसको डेरिवेशन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, किसी मॉडल पेपर में आपको इसको करवाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
देखिए जो आपका फार्मूला आने वाला है, फार्मूला क्या आएगा, पहले आप फार्मूला समझिएगा, ठीक है ना। उसका डेरिवेशन आपको बाद में कभी हम किसी एक नेक्स्ट क्लास में इसको बताएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा है, इसलिए ये बहुत ही कम एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसलिए हम आप देखेंगे μ0/4 पाई आई अपान आर साइन φ2 माइनस साइन -φ1, ठीक है ना। यानी -φ1 बराबर क्या होगा, माइनस साइन फाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई आई अपान आर, तो साइन φ2 माइनस साइन -φ1, ठीक है ना। ये आपके लिए फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूले को आप किसके लिए याद रखिएगा, ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान यहाँ पर आपको इस फार्मूले से निकलेगा, ठीक है ना। क्या कर रहा है, जब धारावाही चालक तार की लंबाई अनंत हो, मान लीजिए क्या कर रहा है, जब किसी धारावाही चालक की तार क्या हो, लंबाई अनंत हो, तो φ1 बराबर 90 डिग्री आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ मान रखेंगे b बराबर μ0/4 पाई आई अपान आर साइन 90 माइनस साइन 90 डिग्री, ठीक है ना। तो b बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई आई अपान आर 1 + 1, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, b बराबर μ0/4 पाई आई अपान आर यानी कि 2 हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, b बराबर μ0/2 पाई अपान आई आर। जब उसमें पूछ लेगा जैसे अनंत लंबाई का हो, जो धारावाही चालक हो, ऋजुरेखी अनंत लंबाई का धारावाही चालक क्वेश्चन में पूछेगा, तो इस तरीके का फार्मूला आप लगाएंगे, ठीक। उसके बाद जब पूछ लेगा कि जब बिंदु एक P सिरे स्थित हो, यानी कि जब बिंदु P एक सिरे पर स्थित हो, तब ऋजुरेखी धारावाही चालक द्वारा क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो ये फार्मूला आपको लगा देना है, φ1 बराबर 0, φ2 बराबर 90 डिग्री, तो μ0/4 पाई आई अपान आर साइन 0 प्लस साइन 90 डिग्री, तो 0 + 1 यानी कि कुल मिलाकर क्या आएगा, μ0/4 पाई आई अपान आर + 1, ठीक है ना। यानी कि टोटल इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ हमें मिलने वाला है, μ0/4 पाई इंटू आई अपान आर, ठीक है ना। अब केस थर्ड की बात करें, केस थर्ड में देखेंगे यदि तार की लंबाई सीमित हो तो क्या हो, यदि तार की लंबाई सीमित हो तो φ1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, φ2 बराबर φ, मतलब पूछेगा किसी सीमित तार की लंबाई, किसी सीमित ऋजुरेखीय लंबाई का जो चालक तार है उसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करिए, ठीक है ना। इसमें पूछेगा क्वेश्चन, तो इस तरीके से पूछेगा, तो φ1 बराबर क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, φ2 बराबर φ, ठीक है ना। तो b बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई आई अपान आर साइन 0 माइनस साइन 0 प्लस साइन फाई, तो b बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई आई अपान आर साइन फाई, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, चलिए इसके बारे में समझते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एम्पियर का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा, किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश, मान लीजिए कोई हमारा बंद परिपथ है, ठीक है ना, बंद परिपथ है, तो उसके सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र उसके समाकलन के उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का μ0 गुना होगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर b डॉट वेक्टर dl बराबर क्या हो जाएगा, i μ0, क्या हो जाएगा, i μ0, ठीक है ना। ये आपको कर देना, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण भी है। अब इसमें केस फर्स्ट की बात करेंगे। आप देखिए पथ कैसा हो, जब वृत्तिकार हो, क्या हो, वृत्ताकार हो लेकिन बंद हो। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r है, ये अल्पांश लंबाई डेल्टा एल पर निकाल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो LHS में लेंगे, क्या लेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर b डॉट वेक्टर dl, या यहाँ पे हो जाएगा b dl cos थीटा, क्या हो जाएगा, b dl cos थीटा, इसको सदिश रूप में हमने लिख लिया। जब इनके बीच एंगल हम क्या लें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें, तो b dl cos 0 डिग्री, cos 0 का मान क्या होगा, 1 होता है, तो इंटीग्रेशन b dl हो जाएगा। इसलिए b का मान कितना होता है, μ0/2 पाई इंटू आई अपान आर। जैसे आपको हमने बताया था ना, जब एंगल क्या हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, तब उस कंडीशन में इस वाले फार्मूले को रखेंगे। तो μ0/2 पाई आई अपान आर इंटू dl, तो ध्यान दीजिएगा dl बराबर क्या होगा, 2 पाई r, ठीक है ना, dl बराबर क्या होगा, 2 पाई r, ठीक, इंटीग्रेशन dl बराबर क्या होगा, 2 पाई r, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, ये μ0/2 पाई इंटू आई अपान आर इंटू 2 पाई r, क्या हो जाएगा, इंटू 2 पाई r, यानी वेक्टर इंटीग्रेशन वेक्टर b डॉट वेक्टर dl बराबर μ0i, यानी कि ये आपका RHS आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इसको निकाल लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं।
अब देखिए जब आकृति क्या हो आपके लिए अनियमित आकृति हो, ध्यान समझिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है ना। तो अनियमित आकृति के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। तो ये देखिए आकृति मान लेते हैं अनियमित है, तो R3 B3 R2 B2 ये आपके लिए हो जाएगा। तो DL1 DL2 DL3 B1 B2 B3 जो एंगल बनेगा डेल्टा D1 D1 D2 D3, ठीक है ना। जो त्रिज्याएं हैं R1 R2 R3, ठीक है ना, इस तरीके से होगा। तो क्या करा, मान लेते हैं, माना धारावाही चालक के तारों के चारों ओर विभिन्न खंडों को बांट लेते हैं। क्या कर लेते हैं, माना धारावाही चालक तारों के चारों ओर विभिन्न खंडों को बांट लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम विभिन्न खंडों को बांट लेते हैं। प्रत्येक खंड की लंबाई DL1 DL2 DL3 डॉट डॉट DLN है तथा केंद्र से दूरी क्रमशः R1 R2 R3 है एवं केंद्र पर जो आंतरिक कोण D1 D2 D3 प्रत्येक खंड का जो चुंबकीय क्षेत्र है B1 B2 B3 है, ठीक है ना। तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, चाप बटे त्रिज्या। क्या हो जाएगी, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी D1 बराबर DL1 अपान R1। क्या हो जाएगा, DL1 अपान R1, ठीक है ना। D2 बराबर क्या हो जाएगा, DL2 अपान R2, ठीक है ना। D3 बराबर क्या हो जाएगा, DL3 अपान R3। यानी कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। हमारी चाप क्या है, L1 जो लंबाई है वो हो जाएगी, और जो त्रिज्या होगी आपको मालूम ही है R1 R2 R3, आपके लिए समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब इसी तरीके जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो μ0.2 पाई इंटू आई अपान आर, B1 का मान निकालेंगे तो μ0.2 पाई इंटू आई अपान R1, B2 का मान निकालेंगे μ0.2 पाई इंटू आई अपान R2, B3 का मान निकालेंगे तो μ0.2 पाई अपान आई अपान R3, ठीक है ना। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL बराबर μ0 आई अपान, ध्यान दीजिएगा LHS लेंगे तो BDL आएगा। क्या आएगा, BDL आएगा। तो B1 DL1 प्लस B2 DL2 प्लस B3 DL3, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, μ0.2 पाई इंटू आई अपान आर DL1 μ0.2 पाई आई अपान आर DL2। तो सब में कॉमन क्या दिख रहा है हमारा, μ0.2 पाई इंटू आई, ठीक है ना, ये आपको कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर DL1 क्या हो जाएगा, DL1 अपान R1 प्लस DL2 अपान R2, इसी तरीके से आनंद तक चलता चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बता, अब देखेंगे μ0.2 पाई आई इंटू D1 प्लस D2 प्लस D3 आपके लिए हो जाएगा। तो μ0.2 पाई इंटू आई समेसन ऑफ D, मतलब सभी थीटाओं का योग, ठीक है ना। यहाँ पर जब सभी एंगल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई, यानी क्या हो रहा है, लंबवत हो रहा है, तो यहाँ पर 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यानी μ0 आई, क्या हो जाएगा, μ0 आई, ये आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। आपको इस तरीके से प्रूव कर लेना है। देखिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण, किसी कारण, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्या कर रहा है, मान लीजिए जो धारावाही चालक हम ले रहे हैं वो क्या है, अनंत है, अनंत लंबाई का है, ठीक है ना। तो सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो मान लेते हैं, माना अनंत लंबाई के तार में बहने वाली जो विद्युत धारा है I है, ठीक है ना। इस तार में R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B, यदि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा L दूरी तक हो तो, कितना दूरी तक, डेल्टा L दूरी तक हो तो एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या हो जाएगा, वेक्टर B डॉट वेक्टर DL, तो क्या हो जाएगा, μ0 I बराबर समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा I है, ये हमारा R है, यहाँ पे अल्पांश लंबाई डेल्टा L लेंगे तो इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वेक्टर B, यहाँ से थीटा इंटू कितना लेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे, 0 डिग्री लेंगे, ठीक है ना। चलिए क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL से इससे निकालेंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट कॉस थीटा, थीटा बराबर 0 रखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो थीटा बराबर 0 रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन B DL साइन कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस 0, ठीक है ना। तो क्लोज इंटीग्रेशन V DL, या B बाहर करेंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन DL, यानी क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL बराबर B इंटीग्रेशन DL, यानी कि DL बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई R, ठीक है ना। तो क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL बराबर B इंटू 2 पाई R, समीकरण नंबर 2।
अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखते हैं तो b इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू 0 आई, या b बराबर क्या हो जाएगा म्यू 0/2 पाई इंटू आई अपान आर। ठीक है ना, ये आपके लिए फार्मूला हो जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वृत्ताकार, ठीक है ना, वृत्ताकार कुंडली के, ठीक है ना, कुंडली के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए अगला क्या है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मान लीजिए कोई हमारे वृत्ताकार कुंडली है, इसके केंद्र पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना होगा, इसके बारे में भी आपको बताना है ना। तो मान लेते हैं इसमें जो वृत्ताकार कुंडली है इसमें धारा कितनी बह रही है, कैपिटल आई बह रही है। यहाँ पे अल्पांश लंबाई डेल्टा एल हम ले रहे हैं, थीटा बराबर कितना लेंगे 90 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि हम केंद्र पर निकालेंगे। तो बायो-सेवर्ट के नियम से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का मान रखेंगे तो डेल्टा बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन 90 डिग्री अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल अपान आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, यदि संपूर्ण कुंडली का विद्युत क्षेत्र बी हो तो क्या हो, संपूर्ण कुंडली का जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या हो बी हो, तो बी बराबर क्या हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन डेल्टा बी बराबर क्लोज इंटीग्रेशन म्यू 0/4 पाई इंटू आई डेल्टा एल अपान आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा आई डेल्टा एल अपान आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा म्यू 0/4 पाई, क्या हो जाएगा म्यू 0/4 पाई इंटू आई अपान आर स्क्वायर क्लोज इंटीग्रेशन डी एल, यानी क्लोज इंटीग्रेशन डी एल बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है ना, तो म्यू 0/4 पाई इंटू आई अपान आर इंटू आर, यानी कि इंटू 2 पाई आर। तो आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या बचेगा, चलिए आगे आपको बताते हैं क्या बचेगा। बी बराबर क्या बचेगा म्यू 0/2 आर इंटू आई, समीकरण नंबर 2। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो बी बराबर क्या हो जाएगा n इंटू म्यू 0/2 पाई इंटू आई, समीकरण नंबर 3। ठीक है ना, ये आपको कर लेना जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, दो समांतर धारावाही चालक के बीच के बल। ठीक है ना, मान लेते हैं दो समांतर धारावाही चालक के बीच जो बल होगा वो कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए दो समांतर धारावाही चालक हैं, ठीक है ना, तो इसमें भी करंट बह रही है, इसमें भी करंट फ्लो हो रही है, तो इसके जो बीच जो धारावाही चालक के बीच जो बल होगा वो बल आपको निकालना है। तो मान लेते हैं माना दो धारावाही चालक तार P इंटू क्यू तथा R इंटू एस जिसकी लंबाई कैपिटल L, दोनों तार स्मॉल r दूरी पर एक दूसरे से समांतर स्थित हैं। PQ तथा RS में प्रवाहित विद्युत धारा I1 तथा I2 चित्र A से एक ही दिशा में होने के कारण इनके बीच आकर्षण बल लगता है। जब इसमें ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये हमारा PQ है, ये हमारा RS है। ठीक, इसमें जो करंट आपको दिख रही है ना, ये करंट ये एक ही दिशा में है। जब एक ही दिशा में होगी तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा। ठीक, अब आप इसमें चले आइए PQ और RS में। इसमें जब आप देखेंगे तो जो धारा है विपरीत दिशा में हो गई, इसमें ऊपर जा रही है, इसमें नीचे आ रही है, तो इसके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये आपको याद कर लेना है, यानी दो समांतर धारावाही चालक के बीच जो बल होगा, यानी जब एक ही दिशा में करंट बहेगी तो आकर्षण, जब विपरीत दिशा में करंट बहेगी तो प्रतिकर्षण। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, तथा चित्र बी में चालकों की दिशा विपरीत होने के कारण इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल लगता है वो क्या लगता है, बी बराबर म्यू 0 देखिए उनके बीच क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। बी बराबर क्या होता है म्यू 0.2 पाई इंटू आई अपान आर से। तो PQ में प्रवाहित धारा I के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 तथा दोनों चालकों के बीच की दूरी R हो, स्मॉल r हो, तो B1 बराबर क्या हो जाएगा म्यू 0.2 पाई इंटू I1 अपान आर, समीकरण नंबर 1। यह बराबर क्या हो जाएगा IBL साइन थीटा से। ठीक है ना, तो F बराबर I2 B1L इंटू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा F इक्वल टू I2 B1L, समीकरण नंबर 2। तो B1 का मान समीकरण नंबर 2 में जब हम पुटअप कर देंगे इस वाले समीकरण में, किसका मान, B1 का मान, इस B1 का मान किस में हम पुटअप करेंगे, इस समीकरण नंबर 2 में पुटअप करेंगे। यहाँ पर B1 है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा F इक्वल टू I2 इंटू म्यू 0.2 पाई इंटू I1 अपान आर इंटू कैपिटल L। तो ये आपके लिए हो जाएगा F अपान L बराबर म्यू 0.2 पाई इंटू I1 इंटू I2 अपान आर, समीकरण नंबर
3, ठीक है ना। चलिए अब म्यू जीरो बराबर आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, ठीक है ना। क्या होता है, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 होता है। तो एफ अपान एल बराबर क्या होता है, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपान 2 पाई इंटू I1 I2 अपान R। तो यहाँ से एफ अपान एल बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 I1 I2 अपान R, समीकरण नंबर 4, ठीक है ना। तो I1 बराबर I2 बराबर I, या एफ अपान एल बराबर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 I इंटू I अपान R, यानी एफ अपान एल बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 I2 अपान R, समीकरण नंबर 5, ठीक है ना। यदि I बराबर क्या मान ले, 1 एम्पियर, R बराबर 1 मीटर मान ले, तो एफ अपान एल बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन प्रति मीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपको लिख लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला देखिए क्या है हमारा, गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। किसी कारण, गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है ना। जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मान लीजिए आप गतिमान आवेश के कारण क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है ना। आवेश क्या हो, गतिमान हो, ठीक है ना। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी पथ पर गति करता है तो डेल्टा टी समय में डेल्टा वी वेग से डेल्टा एल दूरी तय करता है। क्या करता है, मान लीजिए कोई हमारा इलेक्ट्रॉन है, वो किस वेग से गति कर रहा है, तो किसी पथ पर मान लीजिए गति कर रहा है, मान लीजिए हमारा वृत्ताकार ही पथ है, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या कर रहा है, चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर रहा है, ये डेल्टा टी समय में, मान लीजिए डेल्टा टी समय इसमें हम रख देंगे, तो डेल्टा टी समय में डेल्टा वी वेग से, इसका वेग कितना होगा, वी होगा डेल्टा, तो डेल्टा एल दूरी तय करता है, ठीक है ना। तो वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो डेल्टा वी बराबर डेल्टा एल अपान डेल्टा टी। वेग हमारा क्या है, डेल्टा वी है, दूरी हमारी डेल्टा एल है, समय क्या है, डेल्टा टी है, ठीक है ना। तो डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इंटू डेल्टा टी, समीकरण नंबर 1। आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान डेल्टा टी, क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान डेल्टा टी, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। तो बायो-सेवर्ट के नियम से क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 3, क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 में आई डेल्टा एल का मान रखने पर क्या हो जाएगा, म्यू 0 बराबर म्यू 0/4 पाई क्यू अपान डेल्टा वी डेल्टा टी आई साइन थीटा। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक ठीक, और यहाँ से आर स्क्वायर नीचे हो जाएगा, तो क्या होगा, टोटल मिलाकर म्यू 0/4 पाई क्यू डेल्टा वी साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है, गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कोई गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र इतना है और आवेश इतना है, वेग इतना है, तो उसके त्रिज्या निकालिए। त्रिज्या दे देगा, आवेश दे देगा, वेग दे देगा, कोण दे देगा, आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए आगे आपको बताते हैं कि अब देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। मान लीजिए कोई हमारा चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है वहाँ पर, ठीक है ना। तो इससे पहले हम आपको बताया चुंबकीय क्षेत्र पर चुंबकीय, मान लीजिए रिजरेखी चालक पर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित रिजरेखी चालक पर जो बल है उसका फार्मूला हमने आपको निकाला था। अब इसमें क्या कर रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, जो कोई कण है हमारा, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई कण गति कर रहा है, तो उसकी गति कितना होगी। मान लेते हैं, माना कोई कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति कर रहा है, कितने वेग से, v वेग से गति कर रहा है। इसमें उपस्थित आवेश q चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत होता है, ठीक है ना। क्या कर रहा है, इसमें जो उपस्थित q है चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, कुंडली में उत्पन्न लॉरेंज बल F बराबर QVB साइन थीटा, यानी समीकरण नंबर 1। जब B की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, जब B की दिशा क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, तो थीटा बराबर 90 डिग्री या थीटा बराबर 90 डिग्री समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो F बराबर QVB, यानी कि F बराबर QVB, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है ना। मान लेते हैं, माना वृत्ताकार पथ पर आवेश q जिसका द्रव्यमान m, केंद्र से दूरी r तथा इलेक्ट्रॉन वेग v से वेग से गतिशील हो, तो लॉरेंज बल ही अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। यह बराबर क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर अपान r, समीकरण नंबर 3, ठीक है ना।
अब इक्वेशन नंबर थर्ड और सेकंड की बात करेंगे तो माइनस क्यू वी बी अपान 1 बराबर एम ए बी स्क्वायर अपान आर, यानी कि आर क्यू वी बी बराबर एम ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। आर बराबर क्या हो जाएगा, एम ए बी स्क्वायर अपान क्यू वी बी, या आर बराबर एम वी अपान क्यू बी, समीकरण नंबर 4। तो 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय सूत्र से। v बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपान टी, यानी t बराबर 2 पाई आर अपान वी, समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 4 से r का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, t इजल टू 2 पाई अपान वी एम वी अपान क्यू बी, ठीक है ना। t इजल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई एम अपान क्यू बी, समीकरण नंबर 6। क्या हो जाएगा, t इजल टू 2 पाई एम अपान क्यू बी, समीकरण नंबर 6, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। एक सूत्र आपको मालूम है, फ्रिक्वेंसी बराबर 1 अपान आवर्तकाल, यानी कि समय आपको t है, ठीक है ना। तो यह बराबर क्या है, आवृत्ति है यहाँ पर। तो यह बराबर t का मान समीकरण नंबर 7 में रखेंगे। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, t का मान कितना निकला था, 2 पाई एम अपान क्यू बी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह बराबर क्यू बी अपान 2 पाई एम, समीकरण नंबर 8, ठीक है ना। के बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एम ए बी स्क्वायर, या 2k बराबर एम ए बी स्क्वायर, या वी स्क्वायर अपान 2k अपान एम, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2k अपान एम, समीकरण नंबर 9, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। v का मान समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू अंडर रूट 2k एम अपान क्यू बी, या अंडर रूट एम इंटू अंडर रूट एम, ठीक है ना, इंटू 2k अपान अंडर रूट एम। एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, अपान क्यू बी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर r बराबर अंडर रूट 2 एम के अपान क्यू बी, यानी कि देखिए ये भी अंडर रूट में रहेगा, ये भी अंडर रूट में रहेगा, एक कट जाएगा, ठीक। तो 2k एम अंडर रूट हो जाएगा अपान क्यू बी, नीचे क्यू बी, ठीक है ना। ये आपके लिए समीकरण हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए ये चीज़ हमने आपको पीछे ही बताया था। क्या क्वेश्चन है आपका, दो समांतर चालकों के गतिमान आवेश के कारण। इस पर क्या है, मान लीजिए अब उसमें हमने क्या बताया था कि बल कैसा लग रहा है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लग रहा है, उसके फार्मूले में आपको बताया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो समांतर चालकों के में गतिमान आवेश का चुंबकीय बल, ठीक है ना, चुंबकीय बल यहाँ बताना है आपको। तो ध्यान दीजिएगा, जब करंट समान दिशा में प्रवाहित हो, अब ये आवेश कारण पूछ रहा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसमें Q1 आवेश गतिमान कर रहा है, इसमें Q2 आवेश गतिमान कर रहा है, ठीक है ना। अब पहले हम क्या था, धारा के कारण चुंबकीय बल निकाल रहे थे, लेकिन इसमें हम किसके कारण निकाल रहे हैं, आवेश के कारण निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके लिए है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए अगर इसमें हम समान आवेश प्रवाहित करें तब क्या होगा, इसमें विपरीत आवेश प्रवाहित करें, अलग अलग आवेश प्रवाहित करें तो क्या होगा। चलिए समझते हैं, आपको समझ में आया ना थ्योरी। पहले हमने जो आपको बताया था वो धारा करंट था चुंबकीय बल, लेकिन इसमें आवेश के कारण है, ठीक। इसमें क्या करा है, मान लेते हैं, माना दो समांतर धारावाही चालक तार P, Q तथा RS हैं, जिसमें दो गतिमान आवेश क्रमशः Q1, Q2, इन आवेशों के वेग क्रमशः V1 तथा V2 हैं। तो चित्र A में जब P, Q तथा RS में आवेश एक ही दिशा में चलता है तो इनके बीच जो आकर्षण बल लगता है, तथा जब आवेश चित्र B में विपरीत दिशा में चलता है तो इनके बीच प्रतिकर्षण, सेम वही चीज़ है। जब धारा समान दिशा में बहेगी तो आकर्षण, जब विपरीत दिशा में बहेगी तो प्रतिकर्षण, सेम चीज़ है, ठीक। अब देखेंगे इसमें एंगल कितना बन रहा है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बन रहा है। तो डेल्टा बी बराबर एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, म्यू 0/4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, समीकरण हम इससे निकालेंगे। तो इस फार्मूले को आपको याद कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना आपके लिए। चलिए यहाँ पर देखेंगे इस फार्मूले से, ठीक है ना। PQ तार में आवेश Q1 के कारण R दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V1 हो तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई Q1 V1 साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। RS तार में उत्पन्न चुंबकीय बल FM हो तो यह बराबर QVB साइन थीटा से क्या हो जाएगा, FM बराबर Q2 V2 V1 साइन थीटा, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो समीकरण नंबर B1 का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो FM बराबर क्या हो जाएगा, Q2 V2 म्यू 0/4 पाई Q1 V1 साइन थीटा अपान आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, FM बराबर म्यू 0/4 पाई Q1 Q2 V1 V2 अपान आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, समीकरण नंबर 3। तो यदि हम क्या कर दें,
v1 बराबर v2 बराबर v, सभी बराबर क्या, सभी का वेग क्या कर दें, बराबर कर दें और थीटा बराबर 90 डिग्री रख दें, तो यह बराबर क्या हो जाएगा, एफ एम बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई Q1 Q2 अपान वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो एफ एम बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर वी स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला टॉपिक देखिएगा, दो समांतर धारावाही गतिमान आवेश के बीच चुंबकीय बल एवं विद्युत बल की तुलना। यानी जब दो धारावाही गतिमान आवेश हों तो उनके बीच जो चुंबकीय बल है और जो हमारा विद्युत बल है उनके बीच जो तुलना होगा वो क्या होगा। देखिए एफ एम बराबर क्या होगा, ये मैग्नेट के लिए है तो μ0/4 पाई Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। कूलाम के नियम से आप देख जानते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए जो बल निकलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करेंगे यानी डिवाइड कर देंगे एफ एम अपान एफ ई से, तो μ0/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर समीकरण इंटू वी स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, एफ एम अपान एफ ई बचेगा μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू वी स्क्वायर। ठीक है ना, तो μ0 एप्सिलॉन नॉट अपान सी स्क्वायर। ठीक है ना, तो एफ एम अपान एफ ई बराबर 1/c स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। ठीक है ना, तो एफ एम अपान एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, वी अपान सी का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। ठीक है ना, यही आपका संबंध आएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, ठीक है ना, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है, जो साइक्लोट्रॉन होता है ना, एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग प्रोटॉनों, ड्यूट्रॉनों और अल्फा कणों को आवेशित करने की त्वरित करने में किया जाता है। इसमें क्या इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग देखिए साइक्लोट्रॉन का उपयोग कोई पूछे तो आपको बता देना है, इसका उपयोग प्रोटॉनों, ड्यूट्रॉनों और अल्फा कणों को आवेशित करके त्वरित करने में, उसको आवेशित करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें वेग को बढ़ाएंगे, उसके वेग को बढ़ाएंगे। ठीक है ना, त्वरित करके किया जाता है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के बाहर, ठीक है ना, ये है विक्षेप पट्टिका, ये है निर्गम झिर्री। ठीक है ना, आवेशित कण आपके लिए यहाँ से जाएंगे D2 और दोलन। ठीक है ना, D1। चलिए अब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा मूल सिद्धांत क्या है इसका, फिगर आप देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मान लीजिए प्रोटॉन है हमारा, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए मूल सिद्धांत क्या है, साइक्लोट्रॉन इस तथ्य पर आधारित होता है कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, साथ ही विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगातार त्वरित होता जाए, तो ये आवेशित कण सर्पिलाकार पथ पर का अनुसरण करते हैं। किसके, जब इसमें क्या हो कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, साथ ही विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगातार त्वरित होता जाए, तो ये आवेशित कण जो हैं सर्पिलाकार पथ का अनुसरण करते हुए हैं, जिसके कारण कण की चाल लगातार बढ़ती जाती है। जो कण की चाल है वह लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है, रचना की बात करेंगे, जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसमें एक लॉरेंज बल उत्पन्न होता है। यानी लॉरेंज बल आपको हमने बताया था ना कि अब बराबर QV sin थीटा, तो माना कण पर आवेश Q, कण का वेग V एवं कण के चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित हो, तो यह बराबर QV sin थीटा बराबर थीटा बराबर 90 डिग्री, या यह बराबर QVB sin 90 डिग्री, या यह बराबर QVB, समीकरण नंबर 1। यदि केंद्र से सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या r हो, तो कण का जो द्रव्यमान है स्मॉल m एवं उसमें उत्पन्न वेग v हो, तो यह बराबर mv स्क्वायर अपान स्मॉल r, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, QVB अपान 1 बराबर mv स्क्वायर अपान r, या r स्क्वायर mv स्क्वायर अपान QVB, यानी एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा, r बराबर क्या बचेगा, mv अपान QV, समीकरण नंबर 3। ठीक है ना, अब देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय से, तो v बराबर क्या हो जाएगा, चाल हमारी दूरी कितनी है 2πr अपान समय कितना लगेगा, t लगेगा, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πr अपान v, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 4 में r का मान रखेंगे, जो पीछे हमने r का मान निकाला है mv अपान QV। ठीक है ना, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π अपान v, mv अपान QV, यहाँ से v से v कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, t इक्वल टू 2πm अपान QV, समीकरण नंबर 5। ठीक है ना, तो सूत्र से क्या निकलेंगे, 1/2 बराबर mv स्क्वायर से, तो v बराबर 2k अपान m, यानी कि v बराबर √2k अपान m। जो वेग होगा ये आपके लिए हो जाएगा √2k अपान m। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, चल कुंडली धारा मापी, जिसे आप क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ठीक है ना, अब देखेंगे
यहाँ पर आपको पैमाना दिखेगा, कितनी करंट इसमें प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल जो चुंबक रखे हुए हैं, ठीक है ना। बीच में आपको क्या है, एक जो स्प्रिंग नुमा आपके लिए क्या होगी, एक युक्ति होगी जिससे आपका मीटर जुड़ा होगा। क्या है, ऐंठन है और ये नर्म लोहे की क्रूड है, ठीक है ना। मान लेते हैं माना कुंडली में प्रवाहित धारा आई, आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल ए हो तो टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 याद कर लेना है। हम मान लें जब धारा क्या हो, आई हो, क्षेत्रफल ए हो तो एन आई ए बी साइन थीटा। जब चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एन आई ए बी साइन 90 डिग्री यानी कि एन आई ए बी। समीकरण नंबर 2 माना कुंडली का जो ऐंठन नियतांक है के तथा चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण द्वारा बनाया गया कोण फाई हो तो कुंडली में उत्पन्न प्रत्यानयन बल के फाई बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। समीकरण नंबर 3 जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण उसके कुंडली में उत्पन्न प्रत्यानयन बल के बराबर होता है तो बल आघूर्ण बराबर क्या होगा, प्रत्यानयन बल यानी कि एन आई ए बी बराबर के फाई या आई इज इक्वल टू के अपान एन ए बी फाई। समीकरण नंबर 4, ठीक है ना। तो के डैश क्या है, धारा परिवर्तन गुणांक है यानी के डैश बराबर के अपान एन ए बी, आई इज इक्वल टू के डैश फाई, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, लिख लेना है, आपको पूरी नोट्स बना लेना है, ठीक है ना। धारा सुग्राहिता की बात करेंगे। जब किसी चल कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित किया जाता है, मान लीजिए कोई कुंडली है हमारा, इसमें जब एकांक धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें जो विक्षोभ उत्पन्न होता है उसे धारा सुग्राहिता कहते हैं। फाई अपान आई यानी कि इसे प्रदर्शित करते हैं तो क्या हो जाएगा, एन आई ए बी इक्वल टू के फाई यानी फाई अपान आई बराबर एन ए बी अपान के, या धारा सुग्राहिता फाई अपान आई बराबर एन ए बी अपान के, ठीक है ना। आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। या फाई अपान आई बराबर एन ए बी अपान के या धारा सुग्राहिता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, जो धारा सुग्राहिता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान के, ठीक है ना। चलिए वोल्टेज सुग्राहिता की बात करेंगे। तो जब किसी कुंडली के सिरों पर वोल्टेज बढ़ाया जाता है, उसमें क्या बढ़ाया, धारा बढ़ाई जा रही थी, इसमें क्या होगा, जब किसी कुंडली के सिरों पर वोल्टेज बढ़ाया जाता है या धारा घटाया जाता है तो उसके कोणीय विक्षोभ में जो परिवर्तन होता है उसे वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। इसे फाई अपान वी से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई अपान वी बराबर वी इज इक्वल टू आई आर, ओम के नियम से फाई अपान आई आर या फाई अपान आई बराबर इंटू 1 अपान आर, तो वोल्टेज सुग्राहिता बराबर क्या हो जाएगा, धारा सुग्राहिता बटे आर, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा आई अपान आर है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो यहाँ से वोल्टेज सुग्राहिता क्या हो जाएगी, एन ए बी अपान आर इंटू के, क्या हो जाएगी, आर इंटू के। चलिए आगे आपको बताते हैं। इसके यूनिट की अगर बात करें तो टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, वेबर प्रति फुट स्क्वायर, गॉस, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है ना। चलिए अब एम्पियर के जो परिपथीय नियम के अनुप्रयोग हैं, किसमें अनुप्रयोग इसका करते हैं। तो पहला इसका अनुप्रयोग क्या है, धारावाही टोरॉयड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसका उपयोग कहाँ होंगे, धारावाही टोरॉयड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। जब किसी धारावाही प्रणालिका के दोनों हिस्सों को मोड़कर जोड़ दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा कैसे, आपको हम बताते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारी क्या है, प्रणालिका है, ऐसे ही बनी थी आपकी बेलन की आकार की, ठीक है ना। जब इस बेलन को हम इस तरीके से जोड़ दें, इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, जब इसको मोड़ करके हम इस तरीके से जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगी, एक टोरॉयड बन जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या करेंगे, वायरिंग कर देंगे, ठीक है ना। तांबे की क्या कर देंगे, चारों तरफ वायरिंग कर देंगे, तो ये टोरॉयड का काम करेगा। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर म्यू 0 आई एन ई टी इंटरनल, क्या आई इंटरनल, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। केस फर्स्ट की बात करेंगे, टोरॉयड में क्रोड पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर म्यू 0 आई नेट बराबर समीकरण नंबर 1। तो माना टोरॉयड के एक बिंदु P है जिसका केंद्र R से दूरी R है तथा चुंबकीय क्षेत्र का सूक्ष्म भाग डेल्टा L हो, तो इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा, या इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर बी डी एल यानी डी एल बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर बी इंटू 2 पाई आर, समीकरण नंबर 2। माना कुंडली की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n
तथा कुंडली के परिधि में कुल फेरों की संख्या n इक्वल टू 2 पाई आर। कुंडली में प्रवाहित नेट धारा n इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आई, या आई इंटरनल या आई नेट बराबर क्या हो जाएगा n 2 पाई आर इंटू आई। समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 1 में आई नेट का मान रखने पर तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर म्यू 0 n 2 पाई आर इंटू आई। समीकरण नंबर 4, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। इक्वेशन सेकेंड और 4 की बात करेंगे तो v इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू 0 n 2 पाई आर इंटू आई, या b बराबर n म्यू 0 आई। समीकरण नंबर 5, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। सेकंड की बात करेंगे, टोरॉयड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, अभी हमने बाहर निकाला, अब अंदर की बात करेंगे तो आई नेट बराबर क्या हो जाएगा, टोरॉयड के भीतरी भाग में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, आई नेट बराबर 0, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर म्यू 0 आई नेट बराबर म्यू 0 0 आ जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर क्या आ जाएगा, बी बराबर 0 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। टोरॉयड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो बाहर बात करेंगे कहीं, अब उसके कहीं परिधि पे ना लेंगे ना तो अंदर लेंगे, बाहर लेंगे तो बाहर क्या हो जाएगा, बाहर भी 0 हो जाएगा, आई नेट बराबर 0, तो इसमें भी आपका क्या आ जाएगा, टोटल 0 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चैप्टर नंबर 3 था, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर देखिए, और आपकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जो वीडियो नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर जरूर ही आ जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।